can calculate different types of costs through this table. अगर हमारे पास fixed cost, variable cost given हो, या fixed cost और total cost given हो, या फिर variable cost and total cost given हो, then we can calculate the other costs from this table. So हम इनके formulas देख लेते हैं. As we know that fixed cost remain the same, whatever is the level of output, चाहे output level 0 भी हो, firm को इन fixed cost को incur करना पड़ता है. Fixed cost का जो हमारे पास formula आता है, that is total cost minus average variable cost multiplied by the number of units produced of output, और fixed cost is equal to TC minus ABC into Q. Fixed cost में हमारे पास जो items आएंगे, these are the rent of factory in any office building, insurance charges, interest on bank loans, depreciation of machinery, annual license fee which is paid to the government, and so on. इस तरह से variable cost जो है, as we know that variable cost change with the change in the level of output. Output level जितना कम होगा तो variable cost भी कम होंगे. Output level increase होगा तो variable cost भी increase हो जाएंगे. और अगर हमारे पास output level 0 है, so the firm will not have to incur any variable cost. So total variable cost can be calculated by this formula, total quantity of output multiplied by the variable cost per unit of output. या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि TVC is equal to Q into ABC, यानी output level output multiplied by the average variable cost. Variable cost में हमारे पास जो items include होते हैं, wages, cost of fuel and power, and cost of raw materials. उसके बाद हमारे पास आता है टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इक्वल द सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, एज यू नो फ्रॉम दिस फॉर्मूला. जो एवरेज कॉस्ट हमारे पास आते हैं, एवरेज कॉस्ट में हमारे पास 3 टाइप्स के कॉस्ट है: एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. एक आउटपुट के जो यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, and it can be obtained by dividing total fixed cost by the units of output. Second one is average variable cost. It is the variable cost per unit of output. It can be obtained by dividing the total variable cost by the units of output. Average total cost is the total cost per unit of output. Average total cost का जो formula है, that is अगर हम total cost को output पे divide कर दें, या फिर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को सम अप कर दे तो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा. एंड मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट. अगर आउटपुट में 1 यूनिट चेंज आ रहा हो तो उसकी वजह से टोटल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज आता है, दिस इज मेजर्ड बाय मार्जिनल कॉस्ट, एंड इट्स फार्मूला इज डेल्टा टीसी ओवर डेल्टा क्यू और डेल्टा वीसी ओवर डेल्टा क्यू. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास किसके इक्वल होता है? W मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L ओवर डेल्टा Q. और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि AP and MP are the mirror images of AC and MC, यानी एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट जो है. अगर हम उनके कर्व्स को देखेंगे आगे जाके तो हम देखेंगे कि AP जो कर्व है वो AC का मिरर इमेज है और MP कर्व जो है वो MC का मिरर इमेज है. So we can calculate total cost by these two columns. हमारे पास जो total cost है उसका फॉर्मूला क्या है कि total cost can be obtained by summing fixed cost and variable cost. फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम ऐड अप कर लें, फॉर एग्जांपल ये आउटपुट लेवल अगर हमारे पास 0 है तो फिक्स्ड कॉस्ट हैव टू बी इनकर्ड. तो इस लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 50 plus 0 that is 50, then add to 1 unit of output. If we add 50 and 50 it will sum up to 100. और इसी तरह से सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट पे भी हम 50 plus 78 करेंगे तो 128 आ जाएगा एंड सो ऑन. तो इसी तरह से हम टोटल कॉस्ट को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी तरह से
मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज अ चेंज इन टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। ठीक है, तो ये चेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पे हमें मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो टोटल कॉस्ट जो आपके पास nth यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट की जो टोटल कॉस्ट होगी उसमें से आप n माइनस 1th यूनिट की टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट nth यूनिट ऑफ आउटपुट और उसमें से माइनस कर देंगे n माइनस 1th यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो इसको हम करके देख लेते हैं। मीन्स कि आपके पास न्यूमरेटर में जो आएगा दैट इज 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 50। फर्स्ट आउटपुट लेवल पे आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी दैट विल बी 50। इसी तरह से सेकंड आउटपुट लेवल पे जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट होगी दैट विल बी 128 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 that is equal to 28। इसी तरह से 148 minus 128 divided by 3 minus 2 that is equal to 20 and so on। तो इसी तरह से हर लेवल ऑफ आउटपुट पे आप जो है इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हम जो है बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट हैज नथिंग टू डू विद द फिक्स्ड कॉस्ट, ये चेंजेस इन आउटपुट के साथ रिलेटेड है तो ये वेरिएबल कॉस्ट के साथ रिलेटेड है। तो वेरिएबल कॉस्ट से भी हम ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पे हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 50 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0। फिर इसी तरह से 78 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 दैट इज 28। 98 माइनस 78 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 20 एंड सो ऑन। ठीक, तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अगर टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट लेवल पे डिवाइड कर दें तो आपको AFC पता चल जाएगा। तो फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर हम 50 यानी कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें आउटपुट के ऊपर यानी 50 ओवर 1 दैट इज इक्वल टू 50। ठीक, इसी तरह से सेकंड आउटपुट लेवल पे अगर हम 50 को 2 पे डिवाइड कर दें that is equal to 25। 50 over 3 16.7 and so on। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट ओवर आउटपुट दैट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फिर इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। if we divide variable cost by the unit of output we will get average variable cost, that is 50 over 1 that is equal to 50। 78 divided by 2 39। 98 over 3 32.7 and so on। ठीक है, इसी तरह से आपने हर आउटपुट लेवल पे इसको कैलकुलेट करना है। देन एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके हमारे पास 2 वेज है। या तो हम टोटल कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड कर दें या फिर हम AVC और AFC को ऐड कर दें। ठीक है, तो वी हैव 2 वेज। तो अगर हम डिवाइड करें टोटल कॉस्ट को आउटपुट के ऊपर लाइक 100 ओवर 1 दैट इज 100, 128 ओवर 2 दैट इज 64, 148 ओवर 3 49.3 एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर आप इनको एड अप कर लें AFC और AVC को लाइक 50 प्लस 50 100, 25 प्लस 39 64, 16.7 प्लस 32.7 49.3 एंड सो ऑन। तो यू हैव 2 ways to calculate average total cost। The change in variable cost is the per unit cost of the extra labor W times the amount of extra labor needed to produce the extra output delta L, because change in variable cost is equal to W into delta L. It follows that MC is equal to delta VC over delta Q is equal to W into delta L over delta Q। We know that average variable cost is equal to TVC over Q। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि W into L over Q। इट मीन्स वेज रेट को अगर हम लेबर की यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें उसको आउटपुट पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास AVC आ जाएगा।
और इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको भी हमारे पास ये हमारे पास फॉर्मूला मौजूद होता है कि चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट। तो वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है कि W इंटू एल, जो अभी हमने देखा था, ठीक है, W इंटू एल ओवर क्यू। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट को हम किस तरह से शो कर सकते हैं कि वेज मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन द यूनिट्स ऑफ लेबर, और उसको डिवाइड कर दें चेंज इन द यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इज रिलेटेड विद द चेंज। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि W मल्टीप्लाई W ओवर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, क्योंकि वेज रेट को आप डिवाइड कर दें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के ऊपर, तो ये आपके पास जो है मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। सो दीज आर डिफरेंट formulas through which you can calculate marginal cost and average variable cost and so on. And total cost can also be calculated through this formula, Pk into K plus PL into L, or R into K plus W into L। क्योंकि हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है ये हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं कि अगर हम जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम यूनिट्स ऑफ कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसमें ऐड कर दें अगर वेज रेट और लेबर यूनिट्स के अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगी। इट मीन्स कि दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स फैक्टर दैट इज कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर ऑन वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर, ठीक है, और इन दोनों को हम ऐड कर दें तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएंगे इन द शॉर्ट रन। तो ये शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट। So W into delta L over delta Q. The extra labor needed to obtain an extra unit of output is delta L over delta Q. That is equal to 1 over NPL. This is the reciprocal of the marginal product of labor. So we can write it as 1 over NPL. As a result, marginal cost is equal to W over NPL. यानी अगर हम वेज रेट को मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के ऊपर डिवाइड कर दें तो so we can obtain marginal cost. Diminishing marginal returns and marginal cost. Diminishing marginal returns means that marginal product of labor declines as the quantity of labor employed increases. देखिए हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमने इसकी कंप्लीट स्टेजेस पे स्टडी की थी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपको क्या एक्सप्लेन करता है कि एज we increase the inputs, as we increase the amount of variable input with a constant amount of the fixed factor, output increases at a diminishing rate. ये आपकी diminishing marginal returns को शो करता है। तो actually ये जो हमारे पास marginal cost of production है, this is the mirror image of marginal product, क्योंकि जब marginal product इंक्रीज होगी तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही होगी, जिस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही होगी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही होगी। सो दिस both these curves are mirror images. So this is about marginal diminishing marginal returns and marginal cost. कॉस्ट कर्व्स की हम शेप देख लेते हैं। शॉर्ट रन में जो शॉर्ट रन कॉस्ट है हमारे पास उनकी क्या शेप होती है, यू कैन सी हियर। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट कर्व्स हैं, ठीक है। शॉर्ट रन में हमारे पास टोटल कॉस्ट कर्व्स जो हैं जो हमारे पास टेबल थी उसके थ्रू हमने ये डायग्राम ड्रॉ की है। एंड वी हैव द फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम बट एवर इज द लेवल ऑफ आउटपुट, वो आपके पास 50 थे, ठीक है। तो ये वाई एक्सेस पे हम कॉस्ट लेते हैं, एक्स एक्सेस पे आउटपुट इन यूनिट्स वट एवर आर द यूनिट्स। और फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम देखेंगे कि इट रिमेन्स द सेम, इट रिमेन्स एट 50 यूनिट्स whatever is the level of output। आउटपुट लेवल चाहे हमारे पास 0 भी हो,
तब भी वो 50 है। अगर हमारे पास आउटपुट लेवल बहुत ज़्यादा हो गया 10 और 11 यूनिट्स, तब भी फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहते हैं, बिकॉज फिक्स कॉस्ट फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ये एक्सपेंडिचर्स आते हैं, तो दे रिमेन द सेम। इसी तरह से हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कर्व को अगर हम देखें, वेरिएबल कॉस्ट कर्व इंक्रीजेस at a diminishing rate first and then increases at an increasing rate। ठीक है, ये इसकी शेप इस तरह से होती है वेरिएबल कॉस्ट कर्व की। और इसी तरह से द सेम इज द शेप ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व और वेरिएबल कॉस्ट कर्व की शेप बिल्कुल एक जैसी होती है। वो पहले हमारे पास डिमिनिशिंग रेट के साथ इंक्रीज होते हैं, उसके बाद वो इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बिकॉज टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ बोथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो ये जो हमारे पास इसके वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के दरमियान में वर्टिकल डिफरेंस है, ये डिफरेंस फिक्स कॉस्ट को मेजर कर रहा है एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे जब आप ये डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, तो वो किसके इक्वल होगा? फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। So the distance between total cost and variable cost goes on declining as the output level increases। और यहाँ पे इसी से हम ड्राइव कर सकते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इन सारी कर्व्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेशन हमने टेबल में की हुई है। So firstly we observe the average fixed cost curve। Average fixed cost curve हम देख सकते हैं कि पहले हाई है, उसके बाद वो continuously decline होते जा रहे हैं as the output increases। So average fixed cost curve never touches the x-axis। ठीक है, ये it becomes very closer to the x-axis but never touches it। तो जितना ज़्यादा आउटपुट लेवल इंक्रीज होता है, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज आउटपुट, दैट इज वाई वो डिक्रीज होते जाते हैं। उसके बाद अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को देखें तो ABC कर्व हमारा जो है वो पहले हाई होता है, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, रीचेस द मिनिमम पॉइंट एंड देन राइजेस। सो इट हैज अ यू शेप। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज हायर एट लो लेवल्स ऑफ आउटपुट। ये काफी ज्यादा होता है जितने लेवल ऑफ आउटपुट कम होगा, बट एज आउटपुट लेवल इज इंक्रीज्ड ATC declines, reaches a minimum point and then rises। Now let's discuss the shape of MC। Marginal cost curve is higher at lower output level, then decreases as output increases, reaches a minimum point and then rises। तो अगर हम इन शेप्स को देखें, ABC, ATC और MC कर्व्स की शेप्स को देखें, तो ये आपके पास ये हमारे पास U शेप्ड है। पहले डिक्रीज होते हैं, रीच अ मिनिमम पॉइंट एंड देन राइज। ये सारी कर्व्स की शेप इस तरह से है। सो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व को देखें, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व्स एट देयर मिनिमम पॉइंट्स। ये ABC का मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पे MCs को कट कर रहा है। ATC का मिनिमम पॉइंट ये है और यहाँ पे MCs को कट कर रहा है। Average fixed cost declines continuously because of fixed cost। क्योंकि fixed cost जो है it remains the same whatever is the output level, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। तो स्टार्ट में जब हम देखेंगे कि आउटपुट लेवल जब जीरो है तो फर्म को फिक्स कॉस्ट तब भी फेस करने पड़ते हैं। तो एट दिस लेवल एवरेज फिक्स कॉस्ट इज हायर, पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट होंगे वो हायर होंगे, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट लेवल इंक्रीज होता जाता है तो उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट are spread over a larger output। As a result of this, जो per unit fixed cost होंगे they will decrease continuously। इसी तरह से अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व की शेप्स देखें और मार्जिनल कॉस्ट कर्व की शेप देखें, तो दे डिक्लाइन फर्स्टली। ठीक है, वो पहले हायर होते हैं, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी डिमिनिशिंग उनकी डिक्लाइन होने की रीजन क्या है? The reason behind the diminishing of the
marginal cost curve, average variable cost and average total cost curve is the operation of diminishing marginal returns. जो हमने law of diminishing marginal returns study किया था कि जैसे जैसे हम output level को increase करते हैं with the more amount of the variable factor, तो हम जैसे जैसे अपने आउटपुट को इंक्रीज करेंगे थ्रू हायरिंग मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर, तो उसके थ्रू क्या होगा, हमारा आउटपुट जो है वो पहले डिमिनिशिंग रेट के साथ इंक्रीज होगा। इसी वजह से स्टार्ट में ये हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हमने जो स्टडी किया था वो हमें क्या एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की 3 स्टेजेस हमने स्टडी की थी। फर्स्ट स्टेज क्या थी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें क्या बताती है कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को के यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, तो क्या होगा कि आउटपुट हमारा इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होगा। तो उस इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज की वजह से हमारे पास ये जो फॉलोइंग पोर्शंस है एवीसी, एटीसी और एमसी के, वो उसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज की वजह से। बट अप टू अ लेवल जितना आउटपुट हम और फर्दर इंक्रीज करते जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स सेट्स इन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज आ जाएगी। डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें क्या बताते हैं कि जस्ट हम जब अपने आउटपुट लेवल को इंक्रीज करने के लिए वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे विद कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द फिक्स फैक्टर, तो क्या होगा, आउटपुट हमारा डिमिनिशिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली ज्यादा हो रहे होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एवीसी, एटीसी एंड एमसी इंक्रीज। ठीक है, एक लेवल के बाद एक आउटपुट लेवल के बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है मिनिमम होने के बाद। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मार्जिनल एवरेज रिलेशनशिप भी हम शो कर सकते हैं कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बोथ एवरेजेस आर डिक्लाइनिंग। और जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर बिलो मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि अगर हम मार्जिनल और एवरेज रिलेशनशिप को देखें तो मार्जिनल और एवरेज में क्या रिलेशनशिप है कि मार्जिनल में ज्यादा रैपिड चेंजेस आते हैं एज कम्पेयर टू एवरेज। तो इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि ये आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये शार्प यू शेप है, शार्प यू शेप है। ठीक है, और शार्प यू शेप्ड है। और ये हमारे पास एवीसी और एटीसी कर्व जो है ये हमारे पास थोड़े फ्लैटर कर्व्स हैं, वो इसी वजह से कि इनमें ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं और मार्जिनल कॉस्ट कर्व में शार्प चेंजेस आते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे आउटपुट लेवल इंक्रीज हो रहा है, जो डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन एटीसी एंड एवीसी, इट डिक्लाइंस। ठीक है, पहले वो ज्यादा होता है उसके बाद वो कम होता जाता है, और ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हम ग्राफिकली फाइंड आउट करना चाहें इन कर्व्स को, एवीसी, एटीसी, एएफसी और एमसी को, तो थ्रू द टीसी एंड वीसी कर्व्स और एनएफसी कर्व्स, तो जो वेरिएबल कॉस्ट का हमारे पास अगर ग्राफिकली हम वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट का स्लोप फाइंड आउट कर लें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, वो स्लोप जो है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। ठीक है, और इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट भी हम अगर ग्राफिकली फाइंड करना चाहें तो the ray through the origin will measure the average total cost and average variable cost curves. So जो हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व की रीजन है वो क्या है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ठीक है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स की वजह से एटीसी कर्व पहले फॉल हो रहा होता है, उसके बाद एक लेवल के बाद मिनिमम होने के बाद जब बेस्ट प्रोपोर्शंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूटिलाइज हो गए हैं, जहाँ पे मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व हो गई है, उसके बाद जो फर्दर आउटपुट इंक्रीज हो रहा होता है,
तो ये प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके बाद डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, which is reflected in the rising portion of the ATC curve. Total cost is a flow. The firm produces certain number of units per year. Thus, its total cost is a flow. For example, some number of dollars per year. We will often drop the time reference and refer to total cost in dollars and output in units. तो total cost को एक flow के तौर पे यहाँ पे show किया हुआ है कि total cost flow है. Knowledge of short-run cost is important for firms that operate in an environment in which demand conditions fluctuate considerably. Firm के लिए ये short-run cost की knowledge जो है that is very important. If the firm is currently producing at a level at which marginal cost is sharply increasing and if demand may increase in the future, management might want to expand production capacity to avoid higher cost. हायर कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए फर्म क्या कर सकती है कि अगर वो हायर मार्जिनल कॉस्ट के पोर्शन पे ऑपरेट करी है तो फिर क्या कर सकती है फर्म अपने कॉस्ट को हायर कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती है. और इसी तरह से एक और रीजन भी हम ये देख सकते हैं कि ड्यू टू द इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ATC इज डिक्लाइनिंग. ठीक है, ATC का जो डिक्लाइनिंग पोर्शन है ये इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से भी ये डिक्लाइन हो रहा होता है. क्योंकि अगर हम देखें कि कुछ फर्म्स के अंदर फैक्टर्स एक पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड कर दी जाती हैं. जब वो स्पेसिफिक टास्क जो है प्रोवाइड उनको कर दी जाती हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वो स्पेशलाइज कर लेंगे और इसी तरह से वो उसको रिपीटेडली जब परफॉर्म करेंगे उस टास्क को सो दे विल हैव एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर टास्क एंड आउटपुट विल बी मोर. और इसी तरह से जो इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे जो है ATC को डिक्रीज कर सकती है. इंडिविजिबिलिटी का मतलब है कुछ सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन cannot be divided into small parts. वो पर्टिकुलर जो है टास्क परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन करने के लिए ही वो जो है इनपुट होता है तो उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. वो पर्टिकुलर अमाउंट ही उस आउटपुट का प्रोड्यूस करेगा अपने उस मिनिमम अमाउंट के साथ. तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट के साथ जब वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो उसके थ्रू प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा रेट के साथ इंक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल ये इंडिविजिबल फैक्टर हमारे पास फिक्स फैक्टर हो सकता है लाइक कोई मशीन हो सकती है. अब वो पर्टिकुलर मशीन है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए ही यूज हो सकती है जब उसको एक स्पेसिफिक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. तो जब हम उसको उसके ऊपर ज़्यादा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट यानी लेबर को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा इसका रिजल्ट कि आउटपुट जो है वो ज़्यादा रेट के साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से जो है हमारे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन होते जाएंगे. We can distinguish between short run and long run. Short run मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि short run is a period of time in which at least one factor of production is fixed and the other is variable. सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल फैक्टर हो सकता है बट अदर जो है वो हमारे पास फिक्स फैक्टर होगा. और लॉन्ग रन हमारे पास वो टाइम पीरियड होता है कि इन विच द फर्म कैन चेंज ऑल इट्स इनपुट्स. ठीक है, वो जितना भी आउटपुट में चेंजेस ला सकती है थ्रू चेंजिंग ऑल इट्स इनपुट्स. और लॉन्ग रन में हमारे पास टू टाइप्स के कॉस्ट कर्व्स होते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व. When a firm is producing at an output level at which the long run average cost curve is falling. अब अगर हम इनकी शेप्स को देखें तो the shape of LAC and LMC are the same as that in the short run, but long run में सिर्फ difference क्या है कि हमारे पास LAC और LMC flatter होंगे because time is sufficient enough to make changes in the whole plant size.
जितने भी चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं लॉन्ग रन में फर्म वो कर सकती है अपने प्लांट साइज में, बट शॉर्ट रन में हम प्लांट में चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ जो है वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस लाके, लाइक लेबर के अमाउंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, लेबर को मतलब ज़्यादा हायर कर सकते हैं, या लेबर की एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा सकते हैं, या फिर रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। बट लॉन्ग रन में हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि हम उसमें सारी चेंजेस कर सकते हैं प्लांट साइजेस में। दैट इज वाई ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है लॉन्ग रन के अंदर, ये इनकी फ्लैटर शेप्स को शो कर रही है। तो LAC इज यू शेप्ड इन द लॉन्ग रन एज वेल, और LMC भी हमारे पास वही शेप है। When a firm is producing at an output at which the long run average cost is falling, the long run marginal cost curve is less than LAC। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जब LAC फॉल हो रहा है तो LMC इससे बिलो है, और जब LAC इंक्रीज हो रहा है तो LMC से अबव है, और वो पॉइंट ए जहाँ पे LAC मिनिमम है LMC इसको कट कर रहा है। तो वही रिलेशनशिप LMC और LAC के दरमियान वही रिलेशनशिप है जो कि SAC और SMC के दरमियान एग्जिस्ट करता है, यानी LAC के मिनिमम पॉइंट पे LMC इसको कट कर रहा है। So the shape of LAC is due to the economies of scale and diseconomies of scale। इसका जो फॉलिंग पोर्शन है LAC का, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से है, और ये LAC का जो राइजिंग पोर्शन है ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगी। So LAC को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? It is a curve relating average cost of production to output when all inputs including capital are variable. Short run average cost curve is a curve relating average cost of production to output when level of capital is fixed. Long run marginal cost curve shows the change in long run total cost as output is increased incrementally by 1 unit. सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम जो है डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशंस बता देती हूँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, it is a situation in which output can be doubled for less than a doubling of cost। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या सिचुएशन होती है कि जब हम जो है आउटपुट मोर देन डबल हो सकता है अगर हम कॉस्ट को जो है लेस देन डबल हो। आउटपुट जो है वो डबल हो सकता है जब हम कॉस्ट को लेस देन डबल हो। इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट एज कंपेयर टू आउटपुट, कॉस्ट हमारी कम होगी। दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या सिचुएशन है इन विच डबलिंग ऑफ आउटपुट रिक्वायर्स मोर देन अ डबलिंग ऑफ कॉस्ट। जब हमारी अगर हम कंपेयर करें आउटपुट और कॉस्ट को तो कॉस्ट ज्यादा रेट के साथ इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू आउटपुट। सो हम इन सब चीज़ों को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे।